आज आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के पेपर को जरा गहराई से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगली बार की तैयारी के लिए इससे क्या सीखा जा सकता है। तो इस पेपर को सिर्फ सवालों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना है। नहीं, ये तो एक तरह का कह सकते हैं खजाने का नक्शा है। इसमें वो इशारे छिपे हैं जो अगली परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। तो सबसे पहला कदम क्या है? सवालों के पार देखकर उस पैटर्न को समझना जो एग्जामिनर सेट कर रहा है। ट्रेंड्स को पहचानना ही सब कुछ है। और एक बात जो इस पेपर को देखकर बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये है कि यहाँ सवाल और थीम्स बार बार रिपीट होते हैं। मतलब जिसने भी पुराने पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया, उसे सीधा सीधा फायदा मिलता है। अच्छा, अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सारा खेल सही टॉपिक्स चुनने का है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सवाल सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, वो थोड़ा और गहराई में जाते हैं। डिटेल्स पूछते हैं, जैसे कहाँ हुआ या कौन जीता। और यही हमें एक सही स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ही देख लीजिए। सवाल किन चीजों पर है? मेजबान कौन था? बिहार। शुभंकर क्या था? गज सिंह। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? महाराष्ट्र। मतलब मोटी मोटी खबरों से काम नहीं चलेगा, काम के फैक्ट्स याद रखने होंगे। और यही सेम पैटर्न हमें अवार्ड्स में भी देखने को मिलता है। देखिए, लापता लेडीज ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर तीनों बड़े अवार्ड्स जीते। ये वो जानकारी है जिस पर नजर रखनी है। और ये बात इस पॉइंट को और भी पक्का कर देती है कि करीब 10 से 12 सवाल सीधे सीधे पिछली शिफ्ट से उठाए गए थे। सोचिए, ये तो मुफ्त के नंबर हैं अगर तैयारी सही दिशा में हो। चलिए अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं। यहाँ खेल रटने का उतना नहीं है जितना कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने का है। एग्जामिनर बुनियादी समझ को परखना चाहता है। जैसे ये देखिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या फर्क है? परीक्षा इसी तरह के बुनियादी अंतरों को परखती है। लैंगिक जनन में विविधता क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें दो पेरेंट शामिल होते हैं, जिससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। केमिस्ट्री में भी यही हाल था। सारे सवाल बेसिक रिएक्शंस पर थे, जैसे एसिड और मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, या फिर डिटर्जेंट हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के पानी में काम क्यों करते हैं। ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह कंडेंसेशन यानी संघनन या फ्रीजिंग यानी हिमीकरण, इनकी सीधी साधी परिभाषाएं पूछी गईं। इससे साफ है कि बेसिक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, अब आते हैं साइंस के उस हिस्से पर जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये दिखने में ही मुश्किल होते हैं। पेपर में फिजिक्स का ये एक टिपिकल सवाल आया था, एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से जुड़ा हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है ये मिरर फॉर्मूला। ये उन कुछ गिने चुने फॉर्मूलों में से है जो इन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 स्टेप्स में तोड़ लेना। पहला, दी गई वैल्यूज को पहचानो। हाँ, यहाँ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए u और v दोनों नेगेटिव होंगे। दूसरा, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डाल दो। और तीसरा, बस कैलकुलेट कर लो। एकदम सीधा सा हिसाब है। और ये आ गया हमारा फाइनल जवाब। तो जो सवाल शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, वो असल में फॉर्मूले का एक सिंपल एप्लीकेशन निकला। तो बॉटम लाइन क्या है? फिजिक्स सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए बस इन 4 फॉर्मूलों पर कमांड होना चाहिए। पावर, वेव स्पीड, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, बस। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें समेटकर एक मजबूत तैयारी की रणनीति बनाते हैं। तो तैयारी का पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। करंट अफेयर्स में विनर्स, होस्ट्स और बड़ी घटनाओं पर फोकस करना है। साइंस में बायोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस और केमिस्ट्री के रिएक्शंस को पक्का करना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए वो 3-4 जरूरी फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और सबसे जरूरी बात, पुराने पेपर्स को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उन्हें एनालाइज करना है, उनमें छिपे पैटर्न को पहचानना है। तो देखिए, पैटर्न तो अब सामने आ चुका है। असली सवाल अब ये है कि इस जानकारी को अपनी तैयारी का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि अगली बार नतीजा कुछ और हो।